मुझे एक वृत्तांत याद आ रहा है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। एक बार एक 80 साल के बुजुर्ग अपने 45 साल के शिक्षित बेटे के साथ सोफे पे बैठे हुए थे। एक दिन अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठा। पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? तो बेटे ने कहा, पापा ये कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने कहा, पापा मैंने अभी तो आपको बताया यह कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा कि बेटा यह क्या है? इस बार बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह कौवा है कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, बेटा यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया और बोला, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपको कई बार बता दिया यह कौवा है कौवा, आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दोस्तों, थोड़ी देर बाद उसके पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस लौटे, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से संभाल कर रखा हुआ था। एक पेज खोला और उन्होंने अपने बेटे को उससे पढ़ने को कहा। जब बेटे ने पढ़ा तो बेटा दंग रह गया। उस पेज पर लिखा हुआ था, आज मेरा बेटा 3 साल का छोटा बेटा मेरे साथ सोफे पर बैठा हुआ था। अचानक जब एक कौवा खिड़की पर आके बैठा और उस कौवे को देख के बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि पापा ये क्या है? तो मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि बेटा ये कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार वही सवाल वापस पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल चिढ़ नहीं हुई, बल्कि मुझे अपने मासूम बच्चे पर प्यार आ रहा था, प्यार महसूस हो रहा था। उन लाइंस को पढ़कर बेटे को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। आंखों से आंसू आ गए, उसे ग्लानि महसूस हुई और मन ही मन बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे अपने किए गए बर्ताव पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों, छोटे बच्चे ने 23 बार पूछा कि यह क्या है, तो भी पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार ही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। दोस्तों, यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं तो उन्हें ना तो पीछे छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें। अगर आप अपने पेरेंट्स से सच्चा प्यार करते हैं तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। प्लीज क्लोज योर आईज। सबसे पहले आपको अपनी आंखों को बंद करके आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुननी है। आज हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स और टीचर्स की। सबसे पहले चरण स्पर्श उस माँ का, उस पिता का, उन गुरुओं का जो भगवान से भी बढ़कर होते हैं हमारे लिए। क्योंकि अगर वे ना होते तो भगवान ना होते हमारे लिए। क्योंकि अगर वे ना होते तो गुरु ना मिलते हमारे लिए। इनके बिना जीवन का अस्तित्व क्या होता? अपनी आंखों को बंद करके अपने पापा के चेहरे को याद करके कहिए कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। महसूस कीजिए उनके प्रेजेंस को और कहिए, थैंक यू सो मच पापा, आपने मुझे इस दुनिया में लाया। हर परिस्थिति, हर संकट में आपने मेरा साथ दिया। हर कठिनाई में आपने मुझे हौसला दिया। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप ना होते तो मेरी जिंदगी क्या होती? पापा आपने कितनी उम्मीद से मेरे लिए सपने संजोए। अपनी माँ को याद करके कहिए, अपनी माँ को याद कीजिए, उस माँ को जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस माँ को जो आप सही हो या गलत अपनाती ही गई। अपनी माँ से कहिए कि माँ आपका ये बेटा आपके सपनों को पूरा करके जरूर दिखाएगा। पापा मैं वादा करता हूँ आपको निराश नहीं करूंगा। ये सब अपने पिता को, अपने माँ को बोलिए। मैं अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ। सवेरे उठता हूँ तो माँ बाप के चेहरे को ना देखूं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जब तक जीऊंगा तब तक लोगों को समझाता रहूंगा कि माँ बाप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। उनके सपने हमारे लिए कितनी वैल्यू रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये सोचकर कि माँ बाप ने हमें बनाने के लिए क्या नहीं किया। हमारे अच्छे भविष्य के लिए खुद मजदूरी करके हमें पढ़ाया, हमें गुरुजनों को सौंपा। आज उन्हीं गुरुजनों का सम्मान और उनका मार्गदर्शन हम भूलते जा रहे हैं। उनकी बातें, उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन केवल मिथ्या लगता है हमें। मैं तो प्राउड फील करता हूँ उन लोगों पर जिनके ज़माने में इतनी सुविधाएं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी शानदार कामयाबी हासिल की।
ना फोन, ना नेट, ना इतना यूट्यूब पर एक्सपीरियंस फैकल्टी का नॉलेज, ना गांव में लाइट, फिर भी खम्भों के नीचे सीमित किताबों से ही फतेह हासिल की। आज हमारे पास सब कुछ है, घर बैठे बहुत कम समय में हम अरबों खरबों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास डेडिकेशन, जज्बा, जुनून नहीं है। काश आपकी जो सोच आलस की वजह से दुनिया में कमियां ढूंढ रही है उससे आप दूर कर पाओ और जिंदगी की फतेह हासिल कर सको तो क्या खूब होगा। हमारे पास समय है, लेकिन वह समय फेसबुक, व्हाट्सएप गॉसिप, इंस्टाग्राम, फनी वीडियोस, ट्रस्टेड वीडियोस देखने के लिए है। अगर वही समय हम ऑनलाइन क्लासेस में दे सकें तो हम उन्हीं माँ बाप के सपनों को आसानी से साकार कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, खुल के पढ़ो, विवेक के साथ जियो, आगे बढ़ो। सिंपल है, अपने आलस को कंट्रोल कर लो और जी तोड़ मेहनत करो, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। जय हिंद, जय भारत। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत है। मैं अजीत रॉय आप सभी का अभिनंदन करता हूं। Guys, you can continue your study with Unacademy, which is India's largest online platform. आप अपनी स्टडी को अनअकैडमी के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आप जिस भी गोल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी से उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो कि बहुत ही चीप कॉस्ट पर आपको यहाँ अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपको घर बैठे यहाँ अनअकैडमी के द्वारा दी जा रही है। तो यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट आपके सामने है कि कितने टीचर्स यहाँ डील कर रहे हैं, आप किन किन टीचर से आप पढ़ने वाले हैं, राइट। दूसरी बात, आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर इन सारे टीचर्स से अगर आपको पढ़ना है, जो भी गोल आपने सेट कर रखा है, मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करके अपना अकाउंट या गोल सेट करना है और फिर सब्सक्रिप्शन में जाना है, आरपीएससी, यूपीएससी, व्हाटएवर जिसमें भी आप जाना चाहते हो, और आप कितने मंथ का प्लान लेना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो 12 मंथ या 24 मंथ का मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि 12 मंथ का जो प्लान है वो 7000 में है। उसमें भी अगर आपने पेमेंट इस प्रोमो कोड को, लाइव रॉइड प्रोमो कोड को यूज करके अगर आपने पेमेंट किया तो आपको 10% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि वही कोर्स आपको 6300 में पड़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्यूजेज यहाँ मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जीरो टू हीरो जो कोर्स होता है, जो सिस्टमाइज्ड कोर्स होता है, वो आपको यहाँ अवेलेबल होगा, जिसमें आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब यही है, जहाँ सिस्टमाइज चीजों को आप कर सकते हो। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो जितनी बार, और पॉज करके लिख करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है स्पीड कम है तो स्पीड आप बढ़ा सकते हो, आपको लगता है स्पीड ज्यादा है तो उसको कम कर सकते हो, और अपने कंफर्ट जोन के आधार पर उस वीडियो को देख करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और परफेक्ट तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। अनअकैडमी की जो टीम है, हाईली क्वालिफाइड और रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट के साथ डील कर रही है। उसके बारे में आपको आपके फ्रेंड से पता चल जाएगा, जो भी अनअकैडमी के साथ या अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं, आप उनसे अगर आप जानकारी लेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो कैसा वहां फील कर रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी और दे विल टेल यू कि सच में रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस आपको यहाँ किस तरह से मिलती हैं। थैंक यू गाइज, धन्यवाद। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ ए नादान। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ, और आज के सेशन में हम वापस और लेने वाले हैं वॉकेब, क्योंकि अभी हमारी वॉकेब पूरी नहीं हुई है, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि एक राउंड आपका पूरा क्लियरली हो जाए। वॉकेब, उसकी मीनिंग और उनको कैसे याद करना है के बारे में हम चर्चाएं रोजाना करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विजुअलाइजेशन मेथड क्या होता है, शब्दों को तोड़ के उनको ऐसे याद करना ताकि वो माइंड को स्ट्राइक कर जाए। इज दैट क्लियर? तो माइंड को स्ट्राइक करना या फिर दिमाग में याद रह जाना, कोशिश अपन करेंगे, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी रटना तो एकमात्र उपाय है, रटो या फिर मूवीज देखो, इंग्लिश मूवीज देखो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत सारी चीजें ऐसे इंप्रूव करने की वोकैब को। तो यहाँ एक मुहिम स्टार्ट की गई है, उसके आधार पर हम ये क्लासेस ले रहे हैं। इज दैट क्लियर?
तो जितने भी पात्र काम मिलेंगे सारे काल्पनिक होंगे, किसी भी पात्र का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा। आपका पहला वर्ड है मैमॉथ। जैसा कि आप जानते हैं मैमॉथ का मतलब होता है, मैमथ है वैसे तो ये बहुत विशाल, बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा कहो या विशाल कहो। अब बात ये आती है कि पहले अपन इसको याद कर लेते हैं और फिर इसके सिनोनिम पे अपन चर्चा फरमाएंगे। तो देखिए मैम की मौत, यहाँ ये इस तरह से डायलॉग बन रहा है, यहाँ बहुत शानदार, यहाँ MAM से सीधा सीधा बन रहा है मैम, तो मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूं। MAM से क्या बन रहा है, मैम, राइट ना। तो और ये हो गया MOTH बोले तो मौत। तो अभी मतलब लास्ट वाली क्लास में आपने एक वर्ड पढ़ा था, पता है क्या, MAIM। मैम ने एक बच्चे को इतना मारा कि उसको मार मार के अपंग कर दिया। मैम ने एक बच्चे को इतना मारा कि उसको मार मार के क्या कर दिया, अपंग कर दिया। अगले दिन पता चलता है कि मैम की मौत हो गई। तो ये छोटी बात नहीं थी, ये बड़ी विशाल बात थी, बहुत बड़ा कारनामा हुआ है ये जिसने भी किया है। मतलब पहले दिन बच्चे को अपंग करना, फिर मैम की मौत हो जाना, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, विशाल, बहुत बड़ा, राइट। तो हमने इसको कैसे याद किया कि मैम की मौत छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके सिनोनिम भी हम याद करेंगे और सिनोनिम के साथ साथ हम इनको ये भी जानेंगे कि कौन सा नाउन है, कौन क्या है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो मैमॉथ जो मैं वर्ड बता रहा हूं आपको, ये जान लो क्या है। ब्लैक पेन से मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा साहब ये नाउन है। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये एडजेक्टिव भी है मैमॉथ। अगर मैं इसमें एस लगा देता हूं तो ये नाउन का काम कर जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको दोनों चीजें यहां बताना चाहता हूं कि ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। तो एडजेक्टिव के सेंस में अपन इसको कैसे काम में लेंगे, नाउन के सेंस में अपन ऐसे मतलब कैसे काम में लेंगे, तो सारी चीजें तरीके से जाने। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन आखिर क्या है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब होता है ह्यूज, HUGE। ह्यूज समझ में आ गया होगा, बहुत विशाल। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप कैसे कह सकते हो, जैसे मान लो आपको मैंने एक वर्ड दे दिया AMAMMOTH, मैमॉथ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। तो मैमॉथ कॉरपोरेशन का मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। मैमॉथ का मतलब है बहुत विशाल, बड़ा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन आप जानते हैं कॉरपोरेशन क्या होता है? कॉरपोरेशन का मतलब होता है आपका बोले तो व्यापार संघ या निगम, है ना, तो उसको कहते हैं अपन कॉरपोरेशन, है ना। तो ओवरऑल यहां इसका पूरे का मतलब निकल के आ रहा है बड़ा कॉरपोरेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ी सी और कुछ आपको डेफिनेशन देता हूं तो मुझे पेन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और रेड पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बताया ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। इज दैट क्लियर? तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों के सेंस में आप देखिए कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं आपको दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, एडजेक्टिव भी और नाउन भी। इज दैट क्लियर? तो आप इसको ए मेमोथ कॉरपोरेशन जैसे कहा है वैसे आप चाहो तो आप यहाँ टास्क भी कह सकते हो, विशाल टास्क हो जाएगा, राइट ना, बड़ा टास्क, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हो, राइट, कैसे, ए क्राइसिस ऑफ मेमोथ, राइट ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो ए क्राइसिस ऑफ मेमोथ, मेमथ। मैं तो मेमोथ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, वैसे तो ये मेमथ है। इज इट क्लियर? अब आपको ये चीज कैसे समझानी है, इसके सिनोनिम क्या है, बड़ा मजा आने वाला है। आप बस इसको देखो, इसको बहुत बड़े लेवल पे आपको करना है, क्राइसिस ऑफ मेमोथ। इज दैट क्लियर? अच्छा, आपने क्या बोला, एक और इसमें इसके प्रोपोर्शन में क्या क्या चीजें और हो सकती हैं वो मैं आपको बता देता हूं, राइट नाम में प्रोपोर्शन। लाइक देखिए, एक क्राइसिस ऑफ मेमोथ प्रोपोर्शन। अब मैं यहां ब्लैक पेन से लिखता हूं वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं इधर लाइन खींच देता हूं, राइट, ऐसे। अब मैं लिखता हूं, सबसे पहले तो इसका हो गया ह्यूज, HUGUE, HUGE, GUE नहीं,
मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिख दूं। ह्यूज पहला। एक है, सबको याद करा दूंगा, एनॉर्मस। याद करो, एनॉर्मस भी मैंने आपको याद करवाया था। एक है आपका, एक वर्ड आपको पढ़ाया, याद है आपको, GIGATIC, राइट। एक जाइंट, आपको ये वर्ड भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट ना। एक आपको ये भी मैंने पढ़ाया था, कोलोशल, राइट। एक मैंने आपको शायद वास्ट भी मैंने आपको बताया था एक बार, राइट। इमेंस, इमेंस, ये भी मैंने आपको बताया था, राइट ना। और क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक वर्ड और पढ़ाया होगा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाया तो इधर दे देता हूं, हरक्यूलिन, HERCULEN, हरक्यूलिन, राइट ना। अगर ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं। माउंटेनियस मैंने MOUN, कहां से कहां लिखा जा रहा है इसको समझ नहीं आ रहा है, वापस मत जा, पीछे आ जा चुपचाप, बच्चे माथा तोड़ेंगे तेरा। ओहो, पैंट चाहिए से मनने है, तो यहां मैं लिख देता हूं MOUN, माउंटेन, माउंटेनस। इज दैट क्लियर? एक माउंटेनस मैंने बताया था आपको, एक आपको मैंने मॉन्स्ट्रस या टाइटैनिक भी बताया होगा, टाइटैनिक ले लेते हैं। एक मैंने आपको टाइटैनिक बताया था, टाइटैनिक। अब देखो लिखता क्या हूं और लिख क्या जाता है, राइट, ध्यान कहां रहता है। देखो, टाइटैनिक, टाइटैनिक। एक मैंने आपको टावरिंग पढ़ाया होगा, टावरिंग, राइट, एक टावरिंग हो गया। एक मॉन्स्ट्रस मैंने आपको पढ़ाया होगा, मॉन्स्ट्रस याद कीजिए, मॉन्स्ट्रस, राइट ना, MON, मॉन्स्टेरस, TROUS, मॉन्स्ट्रस भी मैंने आपको पढ़ाया था। और शायद मैंने गर्ग जी के घर, आंटी बोले तो TUAN, GARGAN, TUAN, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, राइट ना। और मॉन्स्टर भी मैंने आपको पढ़ाया था, MONSTER, मॉन्स्टर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। मम्मो जम्मू भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, याद कीजिए। ग्रेट, राइट ना। एक और ले लेते हैं, ग्रेट, ताकि आपको समझ में आ जाए साहब कितने सारे इसके होते हैं, राइट। देखिए, ग्रेट भी मैंने ले लिया। एक मैंने जम्बो भी ले लिया, मम्मो जम्बो मैंने याद करवाया था आपको, मम्मो जम्बो, राइट ना। एक भी मैंने कहा बम्फर प्राइज, बम्फर, राइट ना, ये भी मैंने आपको बताया था। नहीं बताया कोई बात नहीं, ग्रेट हो ही गया, राइट ना। और चलिए, ये सब मतलब कहने का मतलब आपको जो मैंने बताए हैं, ये सब इसके हैं, किसके साथ, मैमथ के, जिसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इसका मतलब होता है विशाल। एक एक चीज को आप देख सकते हो, राइट ना। एक वर्ड है यहां, मैं ले लेता हूं, हाइलाइटर, राइट ना। आपको मैं एक वर्ड और बताता हूं, जरा देखिए, जैगेंटिक। ये जीजाजी ने आंटी को बहुत विशाल बताया, याद आया, जीजाजी ने आंटी को बहुत विशाल बताया। एक तो ये इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई थी, राइट। ग्रेट तो आपको समझ में आ गया होगा। जम्मो, ये मम्मो जम्मो से आपको इसको ध्यान रखना है, राइट। बम्फर आपको पता ही है। हरक्यूलिन टास्क, हर बोले तो किसी मतलब फीमेल से कुली का काम करवाना बड़ा ही कठिन काम होता है, विशाल काम होता है, छोटा मोटा नहीं होता। तो हरक्यूलिन का मतलब है विशाल टास्क, है ना, तो कठिन कार्य है। माउंटेन से बनाइए, माउंटेन कैसे होते हैं, विशाल होते हैं। टाइटैनिक जहाज कैसे था, हरक्यूलिन हो गया। टाइटैनिक जहाज कैसे था, ये भी आपको पता है साहब, टाइटैनिक बहुत विशाल था। टावर कैसे होते हैं, विशाल होते हैं। मॉन्स्टर कैसा था, वो भी विशाल था, है ना। गर्ग साहब के घर जो आगंतुक जो आए थे वो कैसे थे, विशाल थे। मॉन्स्टर कैसा होता है, विशाल होता है। इन नॉर्मल लोगों के बजाय यूएसए वाले लोग क्या हैं, विशाल हैं, राइट ना। जाइंट, ये तो आप जानते हो ना, जाइंट कॉलोनी में साल क्या होगा, विशाल प्रोग्राम होगा। वास्ट तो आप जानती है ना, वास्ट सिलेबस है यार, बहुत बड़ा सिलेबस है। इमरान एक ऐसा मैन है जो बाकी के मैन से विशाल है। बोलो याद कराया कि नहीं कराया मैंने आपको ये, इज दैट क्लियर? तो अब आगे देखिए, और मैं आपको समझाता हूं। पेन लेना पड़ेगा मुझे, और पेन के साथ आपको देखिए, लार्ज हो गया, मेमथ हो गया, राइट। और क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखो मॉन्स्टर्स मैंने आपको बता दिया, राइट ना, मॉन्स्टर्स हो गया। मेगा मैंने आपको बताया होगा, मेगा बोले तो मेगा सेमिनार होगा, याद आया आपको, मेगा। तो मैं यहां मेगा भी ले लेता हूं, MEGHA, राइट ना, MEGHA, मेगा सेमिनार,
तो इस तरह से ये आपका हो गया राइट मेघा, ये सब इसके सिनोनिम हो गए। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जेजेंटिक का आपको ध्यान रखना है राइट ना। अब ये इसके प्रोनाउंसिएशन में आप जेगेंटिक है ये, इसके प्रोनाउंसिएशन में आप कंफ्यूज मत हो जाना राइट ना। किंग साइज आप कह सकते हो, एलिफेंटाइन आप कह सकते हो, एलिफेंट राइट ना। तो ये भी मतलब एलिफेंटाइन भी आप कहोगे तब भी ये उसी से रिलेटेड आपको सेंस देगा। इज दैट क्लियर? तो मतलब इतनी सारी चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं राइट ना, और आपको ये याद रखना है। क्लियर? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी सेंस में इसको पूछा जा सकता है, कोई भी इनका सिनोनिम पूछ आपसे मतलब देकर के पूछ सकता है वो। इज दैट क्लियर? तो फाइनली ये आपको समझ में आ गया। विशाल काय राइट ना, मैसिव, ग्रांड पार्टी, कहते हैं ना मैं ग्रांड पार्टी दूंगा, तो आप ग्रैंड भी ले सकते हो, ग्रैंड पार्टी भी राइट ना, ये भी हो गया राइट। हिंदी में जिसे कहते हैं ना विराट, विराट रूप भगवान का, है ना, विराट रूप भगवान का, तो वो भी मतलब विराट रूप का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा रूप, है ना। तो ओवरऑल ये, अब आगे देखिए नाउन के सेंस में अगर हम बात करें, ये सब था एडजेक्टिव के सेंस में। अब मैं नाउन के सेंस में थोड़ा सा आपको परिचर्चा दे देता हूं। NOUN, नाउन के सेंस में देखिए जरा, नाउन क्या कहता है। नाउन के सेंस में आप कहोगे कि ए लार्ज हेयरी, ए लार्ज हेयरी एलिफेंट, ELEPHANT, of a kind, of a kind, no longer, LONGER, no longer, FOUND, found living, राइट ना। तो यहां इस सेंस में ए लार्ज हेयरी एलिफेंट ऑफ ए काइंड नो लॉन्गेस्ट फाउंड लिविंग, यानी कि यहां जो HAIRY ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है राइट ना, हेयरी, इसका मतलब होता है बालदार राइट ना, रोएदार, झबरा टाइप जो होता है, तो एक झबरा टाइप बालदार एलिफेंट ऑफ ए काइंड नो लॉन्गर फाउंड राइट ना। मैमथ इसका प्रोनाउंसिएशन, आप इस वर्ड को ध्यान से रखना याद, मैमथ कहते हैं इसको। हमने चाहे भले इसको मैम की मौत पढ़ा इस तरह से, लेकिन आप इसको मैमथ पढ़ना। और एडजेक्टिव के सेंस में भी ये वेरी लार्ज है, विशाल है राइट ना। तो मैंने बताया ना, ए मेमथ कॉर्पोरेशन, ए मेमथ टास्क, ए मेमथ प्रोजेक्ट, इन सब के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। आप कह सकते हो भारी हाथी, मेमथ एलिफेंट राइट ना। और एग्जाम्पल भी मैं इसका दे सकता हूं, अगर आप बुरा ना मानो तो एक एग्जाम्पल ले लो। कैसे साहब? तो मैंने यहां लिया सी हैज टेकन द मेमथ, कितना प्यारा वर्ड है, मेमथ टास्क ऑफ, टास्क कैसा भी हो सकता है, क्लीनिंग द सिटी, मेमथ टास्क क्लीनिंग, ओ माय गॉड, सिटी को क्लीन करने का टास्क कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गुरुदेव। कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन आप ये जो लिखे हो ना ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको थोड़े ये लंबे पोंगे जो निकालते हो ना इनको सही करो बेटे, ये मेरी स्टाइल है। अब ठीक है, सी हैज टेकन द मेमथ टास्क, अब सही है, क्लीनिंग द सिटी, और बोल क्या चाहिए यार, परेशान कर देते हो बच्चे लोग आप, है ना। टास्क ऑफ क्लीनिंग द सिटी राइट। अब चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात, एक और ले लेते हैं। तो एक और क्या लोगे, हम लेंगे कैसे नहीं, जरा देखिए। आप ऐसे भी कह सकते हो अन एक्सटिंक्ट, अनएक्सटिंक्ट, HAIRY हेयरी एलिफेंट। अब एलिफेंटी क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं इस मेमथ के साथ में राइट ना, क्या चक्कर है। अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये हाथी वाला ही ज्यादा ध्यान में रहेगा, क्योंकि हाथी होता है जो इतना विशाल होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, यू नो व्हाट। तो ये आप जानते हो ये एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है। आप इसे कह सकते हो मरा हुआ, या मतलब लॉस्ट हेयरी एलिफेंट, या मरा हुआ, लुप्त टाइप, मिसिंग एलिफेंट, हाँ है ना, एक्सटिंक्ट एक तरह से राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, वैसे ये एक स्पीसीज के लिए भी अपन यूज करते हैं, जो एलिफेंट की स्पीसीज होती है ना उसमें अपन ज्यादा वर्ड यूज करते हैं राइट ना। तो इस तरह से आपने ये मेमथ, ये विशाल वाली चीज, आपने विशाल बात तो कई बार हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, तो एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर को एक प्लेन में बिठाया गया
और फिर अनाउंस हुआ कि ये प्लेन जो है आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। सारे के सारे प्रोफेसर बच्चों ना नीचे उतर गए, पर प्रिंसिपल साहब वहीं बैठे रहे। अब लोगों ने पूछा आपको डर नहीं लगता? तो प्रिंसिपल साहब ने जवाब दिया बड़ा शानदार, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, राइट। तो इतना विशाल बनाया उन्होंने, राइट, इतना विशाल जवाब भी दिया, जितना विशाल उन्होंने प्लेन बनाया उतना विशाल जवाब भी दिया गया प्रोफेसर साहब के द्वारा, राइट ना। तो इससे मतलब ये ऐसे ही है, ये मत सोचना कि मैंने ये डायलॉग सिर्फ इस वर्ड की वजह से मारा है, ऐਵੇਂ ही आपको हंसाने के लिए। और आप नहीं हंसे कोई बात नहीं, क्योंकि हंसी तो अपने घर की खेती है। आप चाहो तो हंस सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी हंसो, लेकिन हाँ हंस सकते हो आप कब? जब मैं 2-4 लोग यहाँ बैठा लूं और वो मेरे साथ में हंसे ना, तो ऑटोमेटिक आपको हंसी आ जाएगी। तो प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है ना। तो विशाल सिप भी कह सकते हो, ए मेहमत सिप भी कह सकते हो, कैसे नहीं कह सकते, आया ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब, इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझाऊं, और देख लो आप। सो और मेरे दिमाग में आ गया और मैं कुछ कह सकता हूं, सो एक्सीडिंगली लार्ज और extensive as to suggest, समझ लो, और a giant और mammoth, हेलो साहब, राइट। तो ओवरऑल ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, इससे ज्यादा हम अगले वर्ड पे दिमाग लगाएंगे। मैंने कल आपके चाचा जी के हाथ में हथकड़ी देखी थी यार, कहां से आ रहे थे आपके चाचा जी? मैंने कल देखा कि एक मन चले, इससे मन चले भी बन रहा है। मन चले व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, या पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। तो मैंने कल देखा एक मन चले बोले तो एक व्यक्ति के हाथों में क्या लगी हुई थी? हथकड़ी लगी हुई थी। तो आपने ये देखा, ये हथकड़ी यहां सेंस निकल के आ रहा है, राइट ना। और ये मैंने कल जो है, ये इसकी ट्रिक निकल के आ रही है। मैंने कल आपके बोले तो आपने देखा कि मतलब आपने एक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ी देखी, आप ऐसे कह सकते हो। अब ये दोनों चीज है, ये मैंगल्स यानी कि ये नाउन भी है, और ये मैंनेकल है ना, मैंगल्स नहीं मैंनेकल, ये आपका नाउन भी है और ये वर्ब भी है। इज दैट क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज नाउन एंड वर्ब, राइट ना। ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको समझते हैं धीरे धीरे, कैसे अपन इसको और समझ सकते हैं। हथकड़ी, जंजीर, इसका मतलब होता है, पर इसमें ज्यादा समझना नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये हथकड़ी क्या होती है। एक तरह से देखिए, आपने देखा होगा, चेंज कर लेते हैं और यहां ले लेते हैं, यस, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। METAL, मेटल, बैंड, या फिर चैन, और शैकल, साकल जानते हो आप, साकल जो होती है। 4, फास्टनिंग सम वंस हैंड्स। हैंड्स देखो कितना गंदा लिखा है मैंने, अब इसका मुंह तोड़ दूंगा इसका, हटे यहां से। जब पता है आदत में नहीं है, नहीं फिर गलत हो गया, मैं फिर इसको मिटाऊंगा, और अब की बार ये गलत हो गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। समन्स हैंड्स, थैंक गॉड आ गया लिखने, बड़ी मुश्किल से, वो भी होंगा पोंगा, और एंकल्स। इज दैट क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाए। ये तो आपको समझ में आ गया कि एक मेटल बैंड होती है ये, या फिर एक तरह की चैन होती है, गाय भैंसों को बांधने वाली शाकल देखी है आपने, राइट ना, फॉर फास्टनिंग। अब आप सोच रहे होंगे गुरुदेव ये फास्टनिंग क्या होता है? तो अगर आपको ये फास्टनिंग नहीं पता तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता। फास्टनिंग का मतलब सिक्योर या बाइंड करना, बांधना होता है यार। फास्टनिंग का मतलब फास्टनर, फास्टनिंग है ना, बांधना होता है। तो बांधने के लिए, सम्मन्स बोले तो किसी के हाथों को बांधने के लिए, और एंकल्स अब ये मत पूछना प्लीज मेरे से एंकल्स क्या होता है। कुछ लोग इसको अंकल पढ़ सकते हैं, अब पढ़ सकते हैं बिल्कुल, कैसे नहीं पढ़ सकते, बट एंकल का मतलब होता है बोले तो एक तरह से टखनों को बांध देना, राइट ना।
राइट, या दो चीजों को, ठीक है ना, यस। तो एक चीज आपको यहां समझ में आ गई है ना, हैंड्स और एंकल्स। अब इसका एक एग्जांपल, आप ऐसी डिमांड करो कुछ इसका एक एग्जांपल दे दो, तो मैं दे देता हूं इसका एग्जांपल। द प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग PING कीपिंग प्रिजनर्स PRISONERS प्रिजनर्स इन मैनेकल, बोले तो हथकड़ी में बांधना, मैनेकल्स। इज दैट क्लियर? ओह रुक जा, राइट, मैनेकल्स। तो हो गया, समझ में आ गया ये बात, राइट ना। तो या फिर हिज हैंड्स वर मैनेकल्ड बिहाइंड हिज बैक, उसके जैसे ये मैंने पिक्चर आपको दिखी है, तो आप कह सकते हो उसके हाथ, देखो तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं जो आपको वहां समझ में आ रहा था, तो हम यहां से इसके हाथों से सीधी एक लाइन बनाएंगे। कैसी बनाऊं, रेड या ग्रीन? ग्रीन बना देता हूं, राइट ना। ये हाथों से 1 2, इज दैट क्लियर? और मैं यहां से इसकी डेफिनेशन आपको लिखूंगा, जरा देखिए ये क्या है। इस आदमी के, बोले तो इस आदमी के हिज हैंड्स, यानी कि इसके हाथ, वर मैंने कल्ड, हाथों में लगी हुई थी हथकड़ी। अब ये हो गई क्रिया, मैंने कल्ड, राइट ना, बिहाइंड, राइट ना, हिज बैक, एलो साहब, उसके पीछे। अब बताओ कहां इसमें दिक्कत आई है आपको, राइट। अब आप ये कहोगे गुरुदेव इसके सिनोनिम बता दो, मतलब आपके नखरे कम थोड़ी हैं, कभी सिनोनिम बता दो, कभी यूज बता दो, कभी कुछ बता दो, हैं। लेकिन एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते हो आप। मैं इतनी सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो चलो देखो, अभी मैंने आपको बताया साकल, चैन, है ना। आप कह सकते हो हैंडकफ, HANDCUFF, हैंडकफ हो गया, बोलो हाँ या ना। सिक्योर कप भी कह सकते हो, CU, हाँ या ना। CUFF अकेला भी इसको यूज कर सकते हो, या फिर क्लैप इन आयरन्स कह सकते हो, राइट ना, क्लैप इन आयरन्स, आयरन्स, राइट। हेलो साहब, आयरन्स बोले तो इसका मतलब आयरन्स भी होता है, बोले आयरन्स बोले तो क्या, हथकड़ी वही, राइट ना, जंजीर, आयरन्स का मतलब जंजीरों में क्लैप का होना, राइट ना। तो समझ में आ गया ये चीज आपको? इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या समझाऊं, मेरे तो खुद ही माथा फटने लग जाएगा अगर मैं आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा तो, बट मुझे माफ करो। और आप इधर इस बात को समझ लो, ये प्रैक्टिस है एक तरह से। प्रैक्टिस क्या बोले तो एक प्रोसेस है, बोले तो प्रिजनर्स जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं, उनको मैंने हथकड़ी में रखना, राइट और रॉन्ग। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? सो क्लियर। चलिए आगे सत्यनारायण भगवान की कथा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन बढ़ाने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, और वो चीज क्या आ रही है, बहुत ही प्यारी सी चीज है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज सुनाता हूं, अगर आपका मन है तो ही सुनाऊंगा, नहीं है तो मेरे को सुनाने का कोई मन नहीं। आप या तो कह दो सुना दो, नहीं तो रहने दो। सुनानी है रहने दो, आप कह रहे हो तो रहने ही देता हूं। चलिए, मंगल पांडे, मंगल पांडे जानते हो आप? मंगल पांडे ने अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं संन्यास ले लूं, बट फिर मेरे दिल में ख्याल आ जाता है कि उसका क्या होगा जो मेरे लिए 16 सोमवार का व्रत रख रही होगी। ठीक है, तो मंगल पांडे ने अंग्रेजों के क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब अंग्रेजों ने क्या बिगाड़ा था मंगल पांडे का, अब ये तो आपको भी पता है क्या बिगाड़ा था। और जो भी बिगाड़ा उसके बाद अंग्रेजों के तो टुकड़े टुकड़े करने ही थे, आया ना। तो ये लो साहब, तो मैंगल, ये आपके समझ में आ गया होगा ये क्या है। यार इसके भी नखरे कम नहीं है, पूछो कैसे। ये कहता है कि देखो गुरुजी, मैं नाउन भी हूं, मैं वर्ब भी हूं। अब कैसे संभालू मैं ये दो दो, ये वर्ब भी है नाउन भी है बेटा। अब अगर ये दोनों हैं तो हमें दोनों के हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा फाइनली, राइट ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया, टुकड़े टुकड़े करना, बद कर देना, नष्ट कर देना, खंड खंड करना, बोटी बोटी कर देते ना अपन, छिन्न विछिन्न कर देना,
ना, फड़फड़ा देना पूरी बुरी तरह से, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, राइट ना। एक तरह से मतलब एक मशीन आती है ना, मशीन के अंदर आप कुछ भी डाल दो वो कतर देती है उसको, है ना, बढ़िया तरीके से, राइट, है ना। तो डैमेज कर देना या किसी चीज को वही अपंग कर देना, मार देना, या किसी चीज को एक तरह से, है ना, मर्डर कर देना, यू नो व्हाट, आप वो भी ले सकते हो। सब आ गए इसमें, एक एक चीज आ गई इसमें, मर्डर करना वगैरह। तो अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को अपन कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए हमें अभी 16 सोमवार के व्रत करने पड़ेंगे। देखो कैसे, ये कह रहा है ए लार्ज मशीन फॉर आयरनिंग शीट्स और अदर फैब्रिक्स यूजुअली व्हेन दे आर डैम्प यूजिंग हीटेड रोलर्स। कैसे साहब, देखिए प्रॉपर तरीके से देखिए, ए लार्ज MACHINE मशीन फॉर, ओहो, आई रनिंग, ओहो, आई रनिंग सीड्स और अदर फैब्रिक्स, other fabrics usually when they are damp। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे गुरुदेव ये डैम्प क्या है। अब मुझे बताने में दिक्कत नहीं है डैम्प क्या होता है। यू नो व्हाट, डैम्प का मतलब होता है एक तरह से कोई चीज मॉइस्ट है, नम है, गीली है, तर है ना, जो इस तरह से भीगी टाइप होती हैं। तो जब वो मतलब दे आर डैम्प होती हैं, भीगी होती हैं या मॉइस्ट होती हैं, राइट ना, उनके लिए, ठीक है। अच्छा, अब कैसे कैसे करना, बोले तो यूजिंग हीटेड रोलर्स, राइट ना, हीटेड रोलर्स को यूज करते हुए। तो यूजिंग हीटेड रोलर्स, एक काम तो इसका ये हो गया, राइट ना। अब ये काम हो गया, आपको समझ में आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा देखो क्या समझ में आ रहा है। इसका मतलब नष्ट करना, खंड खंड करना, राइट ना, या वध करना, राइट ना, किल करना। और डेफिनेशन में भी ये भी इसका एक सेंस है। या फिर आप कह सकते हो, अगर मतलब दूसरे तरीके से देखो कैसे, आप कह सकते हो कि सीवियरली, राइट, देखिए SEVERELY, राइट ना, MUT म्यूटिलेट या डिसफिगर करना, डिसफिगर FIGURE, या फिर कहो और डैमेज करना, और डैमेज बाय कटिंग, काट काट के किसी चीज को डैमेज करना, कट 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 कट, राइट ना, कटिंग, टीयरिंग है, कटिंग, टीयरिंग और क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग, राइट ना। तो जैसे कैसे कहेंगे, तो द कार वॉज मैंगल्ड, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, द कार वॉज मैंगल्ड ऑलमोस्ट। चोरी होने के बाद में यही होता है, लोग बियॉन्ड गाड़ियों को ऐसे ही काट देते हैं, राइट ना। रिकॉग्नाइजेशन, RECOGNITION, रिकॉग्नाइजेशन, राइट ना, GNITION। अब बात आती है कि इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी वर्ड है, जैसे आपको म्यूटिलेट नहीं आता, म्यूटिलेट क्या होता है, तो बच्चों म्यूटिलेट का मतलब वही होता है एक तरह से किसी को अपंग बना देना, लंगड़ा लूड़ा तोड़ मोड़ कर देना, अपाहिज बना देना, है ना, ये इसका मतलब होता है, ओंगा पोंगा कर देना। बात समझ में आई कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि गुरुदेव सीवियरली का मतलब क्या है, बोले तो कठोरता, जोर से, राइट ना, किसी को बहुत बुरी तरह से, प्रचंडता से, राइट ना, उसको मतलब क्या कर देना, अपंग कर देना, तोड़ मरोड़ देना, भड़बड़ा देना, इसका सबसे अच्छा शब्द है। बोले तो अपन रगड़ देते हैं ना, बोले तो ऐसे मन करता है हाथों में, मतलब किसी का थोपड़ा लेकर रगड़ दे, है ना, कई लोगों पे ऐसे गुस्सा आती है ना, तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया शब्द है भाई। इससे बढ़िया कोई शब्द ही नहीं मिला मुझे आज तक मेरी जिंदगी में, राइट ना। तो अब इसकी बात आ गई, सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। अब सिनोनिम की बात करें, सबसे पहले तो ये खुद ही है, म्यूटिलेट, नंबर 1, पहला MU
ये म्यूट ये एल मत मान लेना, म्यूटिलेट एक, ठीक है साहब, एक म्यूटिलेट हो गया। तो फिर मैम भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, MAIM, कि मैम ने भी तो मार मार के अपंग बना दिया था, डिसफिगर कर दिया था बेचारे बच्चे को, डैमेज कर दिया था, समझ नहीं आ रहा है ना। और जब मैम हो सकता है तो इंजर भी हो सकता है, इंजर कर देना। और जब ये हो सकता है तो क्रश भी हो सकता है। सर कौन सा वाला क्रश? वो जो हमें किसी पे क्रश होता है वो वाला? सर वो वाला क्रश अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहते हैं मतलब उस पर मेरा क्रश है या वो मेरा क्रश है, इसका मतलब वो मतलब अपंग है या फिर वो डिसफिगर है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं वो मेरा अपंग है या वो मेरा डिसफिगर है। बेटा ये क्रश अलग है। अलग है क्या सर? मुझे तो लगा कि ये वही शब्द है। अब यार ये भी तेरी बात सही है। क्रश का मतलब क्या होता है भाई? क्रश का मतलब क्या होता है भाई? क्रश मतलब वही होता है, वही कुचल देना किसी चीज को, है ना, किसी को मसल देना, भींच देना, राइट ना। ये बात समझ में आई ना? कहते हैं ना कि प्लेन जो है वो क्रैश हो गया, राइट ना। तो एक्चुअली में जब प्लेन क्रैश होता है तो वो क्रश ही होता है, राइट ना। ऐसे ही HACK हैक बोल सकते हो, या फिर फ्रेजल वर्ब में चलो तो कटअप भी बोल सकते हो। कटप्पा नहीं, कटअप, कटप्पा मत मान लेना। पता चला कटअप पर मान लिया भाई आपने, तो मान लो ना कटप्पा ने कटअप कर दिया, हाँ है ना, ऐसे भी कह सकते हो। तो यार फिर तो आपने कहा मर्डर भी हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? मर्डर का मतलब मार देना, नष्ट करना, एक ही तो चीज है, रुइन कर देना, बर्बाद कर देना। हेलो तो रुइन भी लगा दो। अब आपको दिक्कत आ रही होगी, कंफ्यूजन हो रहा है साहब ये ऐसे कैसे? अरे तो मैम मतलब ये जो है मैंगल, इसका ये मतलब है तो है, डैमेज भी है, मैंने बताया डिसफिगर भी है, डैमेज भी है ना। क्या किसी चीज को डिसफिगर कर दो या डैमेज कर दो, तो ये सब है इसके, हैं तो हैं। मैंने थोड़ी ना बनाए ये, मैंने बनाया नहीं, बनाया भाई मैंने। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक और वर्ड है, अगर आपको मैं बात बता दूं, बहुत ही प्यारा वर्ड है और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। देखो मार दो एक जोक, गुरुदेव एक जोक हो जाए आज। कैसे? बच्चे हंसते नहीं है। MA, MAR। अब हम इसको डिजाइन देंगे, डिजाइन, MAR, मार, मार बोले तो MAR, इसका मतलब क्या होता है? ये हिंदी का शब्द नहीं है ये, इसका मतलब भंग होता है। और आप सोच रहे होंगे सर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, बताइए आप, कोई है? अरे माँ जैसा ही प्रोनाउंसिएशन, माँ, क्योंकि रे को तो वो साइलेंट रखते हैं ना, बोलते ही नहीं, भगवान जाने क्या हो गया उनको। ये भी इसका है भाई साहब। तो क्लियर है, चलें आगे। वेरी गुड। अगला है MARAUD। कुछ लोग होते हैं ऐसे हाथ मरोड़ के हमें लूटने की कोशिश करते हैं, लूट लेना चाहते हैं जो भी कुछ हमारे पास है, बट भगवान उनका बहुत बुरा करेगा जो हमें लूटने की कोशिश करेगा। अब बात आती है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। सब महाराज, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको लेना पड़ेगा, महाराज। वैसे तो हम हिंदी भाषी तो मरोड़ी पढ़ेंगे इसको, हालांकि दैट इज अ वर्ब। इज दैट क्लियर? पर ईडी लगा दोगे तो इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, राइट ना। तो MARAUDED, और ING लगा दोगे MARAUDING, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब आपके सामने मैंने रख ही दिया। रुक जा बोले तो लूट पाट करना। रावण होते हैं वो जो लूट पाट करते हैं, वो भी इस एज में। तो आर्य भी रावण होते हैं जो इस एज में भी लूट पाट करते हैं, वो रेवेज लूट। ये लो साहब आ गया आपका लूट पाट करना। वाह, दिल खुश हो गया गुरुदेव, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए ना मजा आ जाए। लूट मार करना, लूटना, है ना, राइट ना। ये अच्छा देखिए क्या क्या इसके और हो सकते हैं, जरा गौर फरमाइए आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चोरी करने के सेंध में इधर उधर निकलते हैं, ये उससे रिलेटेड है। बोले तो उस सर्चिंग में होना, तो आप कैसे कह सकते हो ROAM,
roam in search of things to steal or people to attack। हेलो साहब, इससे समझो आप, रोम इन सर्च ऑफ थिंग्स टू स्टील और पीपल टू अटैक। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल एंड हाउ इट कैन बी अंडरस्टूड? If you want to know about this word more, then yes, truly I will tell you about the meaning. So can I take पीला मार्कर? राइट ना, ये एक्चुअली में वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की अपने बाद में जरूरत नहीं होती है। राइट ना, तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों नहीं होती है। एग्जांपल देखिए इसका, जो वॉर पार्टीज होती हैं, ओहो, वॉर पार्टीज है ना, वो क्रॉस्ड, अब इसका ट्रांसलेशन आपको खुद को अपने लेवल पे करना है, क्रॉस टू स्टील। अब देखो वो पीछे इतना लंबा बढ़ गया, यस, क्रॉस्ड, फिर बढ़ गया, एक बार और, माफी चाहता हूं बच्चों, माफी, क्रॉस्ड, अब की बार नहीं बनने दूंगा। राइट ना, तो क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर टू मराउड। एलो साहब, तो वार पार्टीज क्रॉस द रिवर टू मराउड। अब आपको इसका मतलब समझ जाना है कि ये क्या मतलब है इसका। राइट ना, और आराम से आप समझ सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि बैंड्स ऑफ रॉबर्स क्रॉस द रिवर टू मराउड, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो वार पार्टीज की जगह। लो ना, लो, रुको एक सेकंड, लो, अभी बताता हूं, लीजिए। यानी कि एक्चुअली में ये आपको मैंने समझा ही दिया है। राइट, मरोड़ हो गया आपका, राइट, प्रोनाउंसिएशन इसका होएगा। एक और मैं आपको बता देता हूं इसका, वॉर पार्टीज की जगह आप ले लो क्या, बैंड, ये ले लो, बैंड्स ऑफ यू नो व्हाट, रॉबर्स जानते हो आप, लुटेरे, राइट, बैंड्स ऑफ रॉबर्स, ROBBERS, बैंड्स ऑफ रॉबर्स क्रॉस्ड, सेम चीज वही लिखूंगा मैं, क्रॉस द रिवर, वाओ, टू मराउड। इसको बोल के तो देखो एक बार, मराउड, मतलब अजीब नहीं लगता, एक तरह से अटैक के सेंस में ही हो गया ये, आया ना। अब विद ऑब्जेक्ट भी अपन इसको यूज कर सकते हैं, विद ऑब्जेक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हो। राइट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये दोनों ही सेंस में अपन इसको यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। इज दैट क्लियर? और प्लंडर इसका सिनोनिम हो जाता है, प्लंडर, लूटपाट करना। राइट ना, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, इसके सिनोनिम पे अगर हम चर्चा फरमाएं तो अपन फरमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम आराम से इसके सिनोनिम देख सकते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंटली तो आप कह सकते हो RAID पहला, दूसरा कह सकते हो फोरे, हमने गोरे फोरे बोले तो अटैक करना, आक्रमण करना या लूटना, दोनों ही चीज हो गई, ये अटैक के सेंस में भी हो गया। इज दैट क्लियर? फोरे का मतलब समझ में आ गया आपको? फोरे एक क्रिया थी जिसका मतलब रेड करना, रेड डालना भी होता है, अटैक करना, धावा बोलना भी होता है। राइट, चढ़ाई कर दो एकाएक मतलब किसी पर। राइट ना, तो ये उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये माथा फोड़ी कर देने वाला काम कर देता है ये। इज दैट क्लियर? तो दोनों ही इसके हो गए, रेड और फोरे। वाओ, क्या बात है। कौन सा वर्ड हुआ? हाथ मरोड़। कई कई बार क्या होता है, हम किसी से कोई काम निकलवाना होता है, लूटना होता है, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको मरोड़ देते हैं, पर कहते हैं बोल मेरा काम करेगा नहीं करेगा, बोल तेरे पास जो चीज है उसको देगा नहीं देगा, तो क्या करे बेचारे का हाथ ही मरोड़ दिया, तो फिर बेचारा देता ही है, न चाहते हो विरोध होके देता ही है, क्या करे, मरता क्या ना करता। बोलो सही है गलत है? मरता क्या ना करता। अब आप सोच रहे होंगे, आप इसमें से देखो, क्या आपको कोई ऐसा लग रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया, वो मैं आपको बता दूंगा। बताओ, बोलो, आ गया? वेरी गुड। आएगा कैसे नहीं। एक बार पापा ने एक बच्चे से, अपने बेटे से पूछा, बेटा तूने इंजीनियरिंग के 4 सालों में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा है?
बेटे ने शानदार मार्वलस जवाब दिया। बस की छत पे बैठ के तेज हवाओं में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। क्या शानदार जवाब पापा को दिया, लेकिन बेटा आज भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। मार्वल, इतना शानदार जवाब, इतनी बुरी मार लगाई, इतनी बुरी मार कि बोले बेचारा वेला पड़ गया, अब वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाता, करे क्या। तो मार्वल वैसे भी शानदार होता है। आप इसको कह सकते हो कि सर मार्वल जो होता है वो क्या होता है, शानदार होता है। हाँ या ना, मार्वल कैसा होता है, कोई मुझे बताएगा? आप में से कोई है? चलिए मत बताइए, मैं आपको बता देता हूं। ये दोनों है, ये भी आपका माथा खाए बिना जाएगा नहीं है। दोनों बोले तो ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं NOUN, नाउन, और डेट इज वर्ब, ये दोनों ही है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कि इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो सकती है, बोलो राइट। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दोनों तरह से वर्ड पूछा जा सकता है एज ए वर्ब। तो एज ए वर्ब पहले तो मैं इसकी डिटेल यहां दे देता हूं आपको ब्लैक पेन से। सबसे पहले तो इधर इसको समझो, देखिए MARVELED, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2, MAR, राइट, VELLED, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसी तरह से MARVELING, और ये भी कह सकते हो MARVELLING, मार्वलिंग भी कह सकते हो आप। दोनों ही सही है, डबल एल भी सही है और सिंगल एल भी सही है क्रिया के सेंस में। इज दैट क्लियर? तो मार्बल जो है वो बड़ा ही क्या होता है, शानदार होता है। मार्बल से बना फ्लोर बहुत शानदार लगता है, पता नहीं यू नो व्हाट, वंडर, राइट ना, बोले तो चमत्कारिक लगता है। जैसे कहते हैं ना, बहुत वंडर वाली, मतलब अच्छी चीजें होती हैं, सरप्राइज कर देने वाली जो चीजें होती हैं ना, राइट। ये सरप्राइज से रिलेटेड ही है, आप यूं समझ लो इसको। गाइस एक सेकेंड, मेरा पेन गिर गया है लिखने वाला, उसको उठाने जाना पड़ेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं, आ रहा हूं, वेट करें आप। ओके, उठा लाया बच्चों। देखिए अब हम इसको यहां से समझते हैं। ब्लैक पेन वॉन्ट वर्क, यहां वर्क करेगा येलो। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, ए वंडरफुल, अ वंडरफुल और एस्टोनाइजिंग, और एस्टोनाइजिंग, एस्टोनिशिंग पर्सन, आप इस भी इसको, राइट ना, ये जो वर्ड है आपके सामने, आप जानते हो ना एस्टोनिश, सुना है आपने, राइट। एस्टोनिश बोले तो एक तरह से प्राश्चित होना, वो मतलब ऐश्वर्या को अपने टोन पे प्राश्चित होता है, राइट ना, ऐसे अपन इसको कह सकते हैं, बोले तो प्राश्चित होना, या फिर अजीब सा, मतलब राइट, मतलब अजीब सा, मेरे एक वर्ड आ जाए ध्यान में तो मैं आपको बता दूं, अजीब सा बोले तो जैसे वंडर का तो मतलब आपको समझ में आ गया। अब एस्टोनिश का वैसे तो मतलब यही होता है, बोले तो मुझे चकित कर देता है, चौंका देता है, हाँ या ना। या फिर आप इसको सरप्राइज से रिलेटेड लो, अमेज से रिलेटेड लो, इज दैट क्लियर, ज्यादा रहेगा। अमेजिंग पर्सन, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ये वंडरफुल, राइट ना, वंडरफुल और एस्टोनिशिंग पर्सन और थिंग, कोई भी वंडरफुल वस्तु या पर्सन, उससे रिलेटेड अपनी मार्वल यूज करते हैं, राइट ना। तो द मार्वल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउन के सेंस में तो हम इसको यूज कर गए, कैसे, यहां उधर नहीं इधर ही लिख देते हैं। देखिए कैसे साहब, द मार्वल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ऐसा भी मैंने नहीं किया है, ये बस इसकी आदत ही है इस पेन की, ये ऑटोमेटिक खींच ले जाता है, टेक्नोलॉजी, राइट ना, टेक्नोलॉजी, राइट ना, द मार्वलस ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट ना। अब इसके हम सिनोनिम पे थोड़े से चर्चा फरमा लेते हैं, इसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, सिनोनिम्स, राइट ना। सिनोनिम्स देखिए इसके, सबसे पहले तो आप इसमें ले लीजिए ब्लैक पेन,
या ग्रीन ले लेते हैं अगर दिख जाए तो क्या आपको ये दिख रहा है? बोले तो वंडर पहला। चमत्कार, सरप्राइज, मिरेकल, ये भी इसका सिनोनिम लो। और क्या चाहिए आपको? इतनी अच्छी चीज मैंने बता दी, मैंने मिरेकल भी इसके सिनोनिम में रख दिया, हाँ या ना? तो वी फिल्ड विद वंडर और एस्टोनिशमेंट, बोले तो ये तो हो गया आपका एज ए नाउन। और एज ए वर्ब अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दूं तो आप कहोगे साहब एज ए वर्ब मुझे इसको पहले डिजाइन कर लेने दो, तब मैं आपको समझाऊंगा। यही तो कारण है, इसलिए तो टाइम लगता है मेरे बोलने में। अगर मैं थोड़ा और लंबी स्पीड से बोलूं और लिखूं कम तो यू नो व्हाट, मैं और भी अच्छा इस चीज को समझा सकता हूं। बट क्या है कि बच्चों उतनी स्पीड से मैं चल नहीं सकता। ये पेन ले लेते हैं, राइट ना। बी फिल्ड विथ, बी फिल्ड विथ वंडर और एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट। तो एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा गुरुदेव, बिना एग्जाम्पल के तो अपन को ये चीज समझ में नहीं आएगी ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, देखो, बी फिल्ड विद, बोले तो भरा हुआ होना, विद वंडर से या फिर एस्टोनिशमेंट से, बोले तो राइट एक ही चीज है, वंडर और एस्टोनिशमेंट दोनों ही मैंने आपको बता दिए, राइट ना। तो देखो एग्जाम्पल, शी MARVE, मार्वेल्ड, एक एल भी आ सकता है, दो एल भी आ सकते हैं, और एट, राइट ना। इस पे अपन कोई भी किसी का भी नंबर नाम वगैरह दे सकते हैं। अब किसका नाम लिखूं? क्लास में कौन, हमारी क्लास में कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? तो मैं लिख देता हूं हर्षित, एलो साहब हर्षित, या फिर मैं लिख देता हूं जितेंद्र, हर्षित और जितेंद्र, राइट ना, जितेंद्र। अब एक बार एस लगेगा, बार बार तो लगेगा नहीं। कंपोजर, तो COMPOSURE, राइट ना। हेलो साहब। अब इसके और भी सिनोनिम है, और भी सिनोनिम है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। रुपए लगेंगे 5, बोलो जानना चाहते हो या नहीं? ठीक है, 5 रुपए भिजवा देना, बताता हूँ। लो, बी अमेज्ड, एंजॉय करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, आपकी कॉपी पे कॉपी भर जाएंगे और मजा आएगा। आप ये कहोगे दिल खोल के पढ़े सर, मजा आ गया। बी अमेज्ड कह सकते हो, बी एस्टोनिश्ड कह सकते हो, क्रिया के सेंस में, एस्टोनिश्ड, राइट ना, एस्टोनिश्ड हो गया। बी सरप्राइज्ड हो गया। अब ये बी क्यों लग रहा है? पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। बी सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड, बी सरप्राइज्ड वो हो गया। और भी हो सकता है, बोलो तो क्या गुरुजी? बी आउड, ये आपकी ग्रामर में काम आएंगे ये सारे शब्द। इज दैट क्लियर? राइट। आप वॉन्डर तो आप सीधा सीधा इसको कह ही रहे हो, स्टेयर भी आप इसको सीधा सीधा कह रहे हो, स्टेयर भी इसका हो गया। और क्या चाहिए आपको? सोचो तो, आप चाहिए क्या, है ना। गो मतलब गॉगल भी उसी से रिलेटेड, गॉगल आप जो लगाते हो ना आंखों पे, हाँ या ना। या वंस आईज, बोले तो किसी की आंख, हाँ या ना। बिलीव वंस आईज, बोले तो नॉट बिलीव वंस आईज, बोले तो किसी की आंखों पे विश्वास मत करना, राइट ना। तो एक ऐसा, तो ओवरऑल सरप्राइजिंग चीजें कुछ ऐसी ही होती हैं, राइट ना। चलें आगे, देख लो इधर, कोई भी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो तो मैं बता देता हूं। अगला वर्ड है मेली, यानी कि MELEE, मेले, धक्का मुक्की। मेली दी को कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सुन लो सब। मेली दी को अगर किसी ने धक्का मुक्की करने की कोशिश की तो वो मार खाएगा मेरे से। तो ये पढ़ के देखो एक बार, मेली, यार बोलने में भी कितना प्यारा लग रहा है, मेली। बच्चों में एक बार जल ग्रहण कर लेता हूं, 1 सेकंड का मौका मुझे दे दें। देखिए, धक्का मुक्की करना, मेली, यानी कि मेली बोले तो मेरी, मेली दी को धक्का मुक्की मत करो। या मेले में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की चलती है, मेले,
वैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन ना मेले है यार। मैंने सुना है आजकल मेले में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है। अब ये क्या चीज है? तो आप कहेंगे गुरुदेव ये नाउन है। मैं कहूंगा हाउ कैन यू से दैट? तो सर धक्का मुक्की अपने आप में एक साउंड दे रहा है, फ्लेक्सिबल रिलैक्स होके, और जो रिलैक्स होकर के जो चीज साउंड दे दे और समझ में आ जाए चीज क्या होती है, उसे अपन नाउन ही तो कहते हैं गुरुदेव। वाह बेटा। हाथापाई भी कहते हैं वो। ओके, आमने सामने की लड़ाई, लड़ाई भिड़ाई, गोल माल, टोंगा गोंगा, तोड़ा ताड़ी, सब इसमें आ जाता है। भगदड़ दंगा फसाद सब इसी के मतलब है। गुरुदेव कहाँ से आया ये वर्ड? बोले तो पाकिस्तान, वहीं होती है धक्का मुक्की ज्यादा। तो देखिए मेले, मेले माला मेले, राइट ना, नाउन है। एक कंफ्यूज फाइट के लिए हम इसको यूज करते हैं, स्क्रिमिश के लिए। स्कूल में फुल मटर गश्ती हमने की अपनी जिंदगी में, राइट ना। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और उससे पहले हम इसका ओरिजिनल मीनिंग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा एक कंफ्यूज्ड फाइट। तो सबसे पहले मुझे कहने दीजिए, मैं रुकूंगा नहीं। कंफ्यूज्ड फाइट, FIGHT। इंटरेस्टिंग, कंफ्यूज फाइट। और कंफ्यूज फाइट कह सकते हो या स्किरमिश कह सकते हो, स्किरमिश, राइट ना, ये भी आप कह सकते हो, राइट ना। और मैं आपको बता दूं स्कूल और स्कूफल भी कह सकते हो। मैंने आपको बताया था ना स्कूल में फुल हमने धक्का मुक्की की है, मस्ती की है, राइट ना। एक तो ये हो गया, और एक का आप और कह सकते हो, बोले तो ए कंफ्यूज्ड मैश ऑफ पीपल, a confused mash of people. Is that clear? अब एग्जाम्पल की तो बारी आएगी आएगी भाई। एग्जाम्पल के बिना हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद हम सीखेंगे इसके दुनिया भर के सिनोनिम, और सिनोनिम सीखने में हमें आएगा बड़ा मजा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे इस पर लिखने पड़ेंगे, राइट? यस, पेन मुझे चाहिए येलो। अब मैं यहां लिखूंगा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो आप कहोगे यस सर। एग्जाम्पल नंबर 1, SEVER, several people were hurt. Several people were hurt in the melee. In the melee बोले तो धक्का मुक्की में, सेवरल बोले तो बहुत सारे लोग हर्ट हुए थे। इज दैट क्लियर? एक काम तो ही हो गया। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2, तो यूज व्हाइट पेन टू डिफरेंशिएट इट। यस, व्हाई नॉट, वी कैन यूज इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो देखिए द मेले, ओ माय गॉड दिस इज रॉन्ग। ओके, आइए भक्तों, सत्यनारायण भगवान की कथा का आनंद सब लें। सभी नए विद्यार्थियों का स्वागत है इस कथा में। द मेले ऑफ पीपल, मैं लिखने के साथ साथ बोलूंगा, ज्यादा आगे नहीं बोलूंगा। दैट, आप चाहो तो स्पीड से लिखवा लो, दैट वॉज ऑलवेज, दैट वॉज ऑलवेज। अब एक काम और कर सकते हो, THRONGING, द स्ट्रीट। ओ माई गॉड दिस इज राइट ना। अब आप देखो, ये आप जानते हो ये एक्चुअली में मेले मेले करना, तो दंगा फसाद, ये सब इसके होते हैं। अब जब दंगा फसाद सब इसके होते हैं, तो फिर तो हंगामा, दंगा फसाद, सब फाइट, मतलब लड़ाई झगड़े, सब सबसे रिलेटेड है। तो इसके सारे हो जाने चाहिए फिर तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, वन बाई वन एक एक को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रांस में जो केस आते हैं दंगे फसाद के, एक तो मैंने ये बताया था फ्रांस में केस आ रहे हैं दंगे फसाद के, दंगा फसाद धक्का मुक्की के, राइट ना। ये डिस्टरबेंस बड़ा चल रहा है, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा चल रहा है ना। कॉमोशन, कमीशन ले लिया था एक अफसर ने, तो बोले तो हंगामा कर रखा है जनता ने, राइट ना। हमने स्कूल में फुल फाइट की है, तुम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा फाइट हमने स्कूल में की है, राइट ना। फाइट की है स्कूल में, फुल हमने फाइट की है। स्कूफुल, स्कूफल का मतलब हो गया स्कूल में फुल हमने फाइट की है, फुल स्ट्रगल किया है, फुल स्ट्रगल किया है। या स्किरमिच, राइट ना, स्कीमिश, राइट ना, ये भी एक वर्ड हो गया। और ठीक है, बहुत है इतना ही।
राइट। तो क्लियर हो गया आपको, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। इज दैट क्लियर? तो मेली दी को धक्का मुक्की मत करो, मेली दी को धक्का मुक्की मत करो। अगला वर्ड देख लेते हैं, कितने और वर्ड बचे हैं, कहीं आप थक गए हो। मेंडेशियस, एक, दो, तीन, चार, चार शब्द और बचे हैं गाइस, कोई बात नहीं, अभी हो जाएंगे 3 मिनट में। तो मैंने यूएसए की मंडियों में, थोड़ा देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, ये मेरी गलती हो सकती है। मंडियों में, यूएसए की मंडियों में मैंने नकली माल देखा। यूएसए की मंडियों में मैंने कैसा माल देखा? नकली, डिसऑनेस्ट, फॉल्स, झूठा, अनट्रू माल मैंने देखा, मिथ्या माल मैंने देखा यूएसए की मंडियों में। तो मेंडेशियस का मतलब हो गया, बोले तो मंडी, मेंडेशियस, मंडियों में मैंने नकली माल देखा। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे पहले तो आपका एडजेक्टिव है। व्हाट इज दिस एडजेक्टिव? मान ली बात, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन में आप कह सकते हो नॉट टेलिंग द ट्रूथ, नॉट टेलिंग द ट्रूथ, राइट, LYING, यानी कि एक तरह से झूठ बोलना, राइट ना। होता है ना मेंडेशियस प्रोपोगेंडा, उस सेंस में, तो मैं लिख भी देता हूं मेंडेशियस प्रोपोगेंडा, एम मेंडेशियस प्रोपेगेंडा, राइट ना, ये मेंडेशियस प्रोपेगेंडा। इसके सिनोनिम की भी अपन चर्चा करेंगे, और सिनोनिम पे चर्चा करने से पहले इसकी और मैं आपको इस डेफिनेशन जो है पॉसिबल, मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ क्या क्या अपन इसको कह सकते हैं। मेंडेशियस ये तो हो ही गया आपका, राइट ना, झूठ, फॉल्स के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अपन इसके डायरेक्ट सिनोनिम ही देख लेते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। LYING, अनट्रुथफुल, राइट, या डिसऑनेस्ट, या डिसीटफुल, DECEIT, डिसीटफुल, या फिर कह सकते हो आप फॉल्स, राइट ना। ये सब वही है, धोखा देना, डिसीटफुल, जो ट्रुथफुल ना हो, है ना। हाइपोक्रिटिकल हो, तो हाइपोक्रिटिकल भी मैं लिख देता हूं, राइट ना, हाइपोक्रिटिकल, हाइपोक्रिटिकल। इज दैट क्लियर? और फ्रॉड से रिलेटेड, FRAUDLENT, फ्रॉडलेंट, राइट ना, या डबल डीलिंग जो लोग करते हैं, राइट ना, एक एक मकान को कई कई लोगों के साथ बेचने वाले, वो डबल डीलिंग, राइट ना, डबल डीलिंग वाले लोग भी, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि ये झूठ से, मिथ्या से रिलेटेड वर्ड है, राइट ना, मिथ्या से, मतलब डुप्लीकेट चीज आप कह सकते हो, राइट ना, ये डुप्लीकेट से रिलेटेड है, डुप्लीसियस, है ना, डुप्लीसियस, आप डुप्लीसिटस आप इसको कह सकते हो, टू टाइमिंग आप इसको कह सकते हो, टू टाइमिंग। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया साहब। तो ये ओवरऑल क्या है कि ये मिथ्या, झूठा, नकली, राइट ना, उन सब से रिलेटेड है। इज दैट क्लियर? मेंडेशियस ये है, झूठा के लो, जाली के लो, जाली कहोगे तो फोनी कह सकते हो, नकली कहोगे, है ना, तो नकली को आप क्या कह सकते हो, है ना, इमिटेटिव नकली को कह सकते हो, नकली को इमिटेटिव कहते हैं हम, है ना। और जो जाली होता है वो फोनी कह लो, PHONY, फोनी। बॉगस जो होते हैं, BOGUS, राइट ना, झूठा हो गया, राइट। तो ये उसी से रिलेटेड है, एडजेक्टिव है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं। मैंने, बोले तो मतलब आंटी ने मंडी में एक भिक्षुक देखा। अगला वर्ड है, बोले तो आंटी ने मंडी में क्या देखा? भिक्षुक देखा। मेंडिकेंट, मंडी में, मंडी, और कैंट, बोले तो कैंट की जगह कांता ने या कांताबाई ने मंडी में एक भिक्षुक देखा। भिक्षुक जानते हो आप? बोले तो जो गरीब होता है या बेगर जो होता है उसको अपन कहते हैं। तो मंडी में आंटी ने या मंडी में कांताबाई ने भिक्षुक देखा, राइट ना। तो इस ये एडजेक्टिव है, तो इसके बारे में पहले डिटेल और ले लो। व्हाट इज दिस?
ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। और हम कैसे कह सकते हैं, बोले तो पुअर हो या बेगर हो, राइट, या परटेनिंग टू वन हु लिव्स इन आर्म्स, है ना, जो दान पर मतलब वो हो, दान पर आधारित हो, जो दान पर डिपेंडेंट हो, है ना। तो बेगर को अपन ये ओवरऑल कहते हैं BEGGAR, बेगर फ्रायर। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट ना। और इसमें 2-3 चीजें समझा देता हूं, वो भी आप देख लो क्या क्या इसकी डेफिनेशन में आता है। बोले तो ऐसी चीज गिवन टू बेगिंग, राइट ना। तो पॉसिबली it was sheer vanity and love of easily won applause। ये भी ध्यान रखना, ये सेंस है ना, applause that drove him to act out the role of mendicant campus। मेंडिकेंट, ये एम है, ये कैंपस गुरु, मेंडिकेंट कैंपस गुरु। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया एडजेक्टिव के सेंस में, ये खेल तो हो गया एडजेक्टिव के सेंस में। पर एक खेल आप इसका थोड़ा सा नाउन के सेंस में भी देख लो। नाउन के सेंस में व्हाट इज दिस, वो वर्ड क्या है? तो नाउन के सेंस में ये सीधा ए बेगर है, एक भिखारी है। एडजेक्टिव के सेंस में अपन इस, ये जो मैंने लाइन दी है, इस सेंस में आप इसको ध्यान रखना, ये बेगर है, राइट। बेगर बोले तो डायरेक्ट भिखारी। इज दैट क्लियर? जो मतलब मांग मांग करके जो अपना काम चलाते हैं, वो भिखारी आप जानती हैं, इसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मीनियल, साधारण, दयनीय। बोले तो ऑल मैन, यहां बन रहा है MEN, बोले तो मैन, राइट, MEN बोले तो मैन, और AL बोले तो ऑल, बोले तो सभी मैन, ऑल बोले तो सभी, और M बोले तो मैन। सभी मैन साधारण और दयनीय स्थिति के होते हैं, राइट ना। ये हो गया आपका मीनियल। अब ये एक्चुअली में इसका मैं बता देता हूँ कि नाउन है मीनियल, ये आपकी क्या है, नाउन है। इज दैट क्लियर? अब इसका आपको डेफिनेशन भी जानना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट ना। किस सेंस में अपन इसको यूज करते हैं? 2 सेंस में अपन इसको यूज करते हैं, नाउन और एडजेक्टिव, दोनों सेंस में ये काम कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो मैं नाउन के सेंस में बता देता हूं और एडजेक्टिव दोनों के सेंस में बता देता हूं, राइट ना। तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव के सेंस में देख लो, वर्क से रिलेटेड है, नॉट रिक्वायरिंग मच स्किल एंड लैकिंग प्रेस्टीज, PRESTIGE। और एज ए नाउन के सेंस में अगर मैं बात करूं, तो एज ए नाउन के सेंस में आप इसको जरा देखिए, ए पर्सन विथ आ मीनियल जॉब। ठीक है साहब, 1-2 इसके सिनोनिम जान लो ताकि कथा का समापन जल्दी से हो जाए, राइट ना। तो अनस्किल्ड, साधारण वही होता है जो अनस्किल्ड होता है, लॉली जिसे अपन कहते हैं वही साधारण होता है ना। अब बोले तो जो डिग्रेडिंग होता है, नीचे स्तर का जो होता है, राइट ना, जो लॉ स्टेटस का होता है वो मीनियल होता है, लॉ स्टेटस है ना, राइट। ये इसका हो गया सब, ज्यादा इसमें जरूरत है नहीं। सर्वेंट टाइप, मर्चेंट नेवी में काम करने वाले जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में जो काम करते हैं, उनकी जो नारी होती है, वो नारी अपने मकान को किराए पे देके चली जाती है, राइट ना। इतनी लालची होती है, किराए पे देके चल जाती है। तो आप कह सकते हो किराए के सैनिक या फिर
लालची। इज दैट क्लियर? मर्सेनरी, ये आपको समझ में आ गया, नाउन है मर्सेनरी। व्हाट इज दिस? दिस इज नाउन, राइट ना। तो ओवरऑल यू कैन से बोले तो क्या कह सकते हैं आप इसको, जैसे ये एक्चुअली में थोड़ा सा आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, बोले तो ये भाड़े से रिलेटेड है, भाड़े से रिलेटेड। यानी कि कैसे कहोगे भाड़े से रिलेटेड, जरा देखो, नाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं। टू स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजायर फॉर मनी, राइट ना। तो ये हो गया एक मर्सेनरी एटीट्यूड, मर्सेनरी एटीट्यूड, भाड़े का या धन लोलुप, राइट, उससे रिलेटेड ये शब्द है। तो थोड़ा इतना ध्यान रखना, ये किराए का सैनिक बोले तो नाउन के सेंस में किराए का सैनिक होता है ना। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ याद रखनी है, कैसे कैसे अपन इसको काम में ले सकते हैं। फिलहाल आप इसके कुछ सिनोनिम जान लो ताकि कथा जल्दी समाप्त हो जाए, आप लोगों को जल्दी हो रही है बहुत ज्यादा। तो मनी ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, राइट ना। ग्रेस्पिंग, जो लालची होते हैं, ग्रीडी भी इसका मतलब है एडजेक्टिव के सेंस में ही, है ना। जो लालची होते हैं तो अवेरियस भी हो सकता है, अवेरिशियस, राइट ना। यूएसए के कौवे लालची होते हैं, कोवेटस हो गया ना, यूएसए के कौवे लालची होते हैं, राइट ना, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसमें किराए के हिसाब से अगर देखा जाए तो किराए का बोले तो हायर्ड या फिर पेड या बॉट, राइट ना, या फिर प्रोफेशनल, ये भाड़े भाड़े से रिलेटेड है। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच आज के सेशन में बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से बने रहिए और अनअकैडमी के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी के साथ उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेक सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी, मेरा लाइवरॉइड प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं पेमेंट करते समय, यू विल गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। थैंक यू गाइज, बाय बाय।